Hello and welcome to UPSC Prep World. This is lecture number 15th in the Environment and Ecology series of UPSC CSE preparation. लास्ट लेक्चर में हमने कोरल इकोसिस्टम, कोरल रीफ्स, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन कोरल्स, आइडियल इन्वायरमेंट फॉर कोरल रीफ्स और कोरल ब्लीचिंग और उसके कॉजेज़ के बारे में हमने पढ़ा था और कोरल ट्रायंगल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में, जो कि है पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल चेंज, कैसे हमारे एनवायरनमेंट को कैसे चेंज कर रहा है और ये कैसे, चाहे डेवलप्ड कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्री हो, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे जो भी कंट्री हो अराउंड द वर्ल्ड, पोल्यूशन कैसे इन्वायरमेंटल चेंज को इफ़ेक्ट कर रहा है और इन्वायरमेंटल चेंज से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं हमारे ग्लोबल लेवल पे और लोकल लेवल पे, वो सारा हम स्टडी करेंगे एक बाई एक। तो अभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि पोल्यूशन क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सब हम स्टडी करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ कुछ हैं, ये हमें समझना पड़ेगा और ये समझने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि देखिए हम स्टडी कर रहे हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए और एडमिनिस्ट्रेटर बनने पे हमें बहुत सारी पॉलिसीज़ में हमको अपना इनपुट्स देना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग में हमको अपना इनपुट्स देना पड़ता है और बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिसमें कि हमें ये सब इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। और क्यों पता होना चाहिए? देखिए, आज जो ग्लोबल लेवल पे सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है जो ग्लोबली हम लोग को यूनाइट कर रहा है, वो है इन्वायरमेंटल इश्यूज़, बी इट ग्लोबल वार्मिंग, बी इट एनी इन्वायरमेंटल इशू, वो हमको इम्पेक्ट कर रहा है। जैसे कुछ ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस, जिसके कारण हमारे जो जेनेटिक पूल हैं और बहुत सारे जो एनिमल्स हैं एनवायरनमेंट में वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। डिजर्टिफिकेशन, जिसके कारण हमारे जो फर्टाइल लैंड से डिजर्ट बनते जा रहे हैं। ओजोन लेयर का डिप्लीशन, ओजोन लेयर हमारा एक प्रोटेक्टिव लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में जो होता है, तो उसके कारण क्या है, वो हमें हार्मफुल यूवी रेस से हमको बचाता है, लेकिन उसका भी डिप्लीशन होते जा रहा है बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एट्सेट्रा। तो उसका डिप्लीशन हमको पता होना चाहिए कैसे होता है और उससे कैसे बच सकते हैं। फिर एसिड रेन्स, ऑयल स्पिल्स, डंपिंग ऑफ हैजार्डस वेस्ट, क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सब जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं ये हमको पता होना चाहिए और इससे कैसे हम बच सकते हैं या कैसे इनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इसके लिए जो पॉलिसी मेकिंग में डिसीजंस और जो पॉलिसी मेकिंग में स्टेप्स उठाने हैं वो हमको फिर आगे डिसीजन मेकिंग में करना पड़ेगा। इसके लिए इसका हमें नॉलेज होना भी चाहिए। अब ग्लोबल इन्वायरमेंट इश्यूज़ जो हमने अभी देखा उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो तभी तो हम पता कर पाएंगे कि भाई ये कितना ग्रेव डेंजर है हमारे इन्वायरमेंट के लिए कि इस इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के कारण ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जैसे इंक्रीज सेंसिटिविटी टू डिजीजेस कपल्ड बाय जेनेटिक रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस। तो इन्वायरमेंटल चेंजेस अगर होंगे तो डिजीजेस उससे बढ़ने लगेंगे और हो सकता है पैथोजेंस जो है वो जेनेटिकली रेजिस्टेंट भी होते जाएंगे। जैसे हम टीबी के बारे में अगर देख रहे हैं तो हम जानते हैं कि जो टीबी है वो रेजिस्टेंट होते जा रहा है। उसी तरह से बहुत सारे पैथोजेंस भी होंगे जो जेनेटिकली रेजिस्टेंट होते जाएंगे और ज़्यादा हमको डिजीज़ होने के चांसेस रहेंगे। बायोडाइवर्सिटी लॉस ये अपने आप में एक कॉज भी है और कंसिक्वेंस भी है। इसके कारण जेनेटिक पूल हैं वो सारे लॉस होंगे। क्लाइमेट चेंज एंड इंक्रीज्ड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, क्लाइमेट चेंज से क्या होगा कि बहुत सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे फ्लड्स, ड्रॉट्स, सीवियर फ्लड्स, सीवियर ड्रॉट्स, ये सब आने लगेंगे। और इनफैक्ट ये हम बात कर रहे हैं अभी और ये एक समय ये लगता था कि ये सब फ्यूचर के इवेंट्स होंगे, लेकिन नहीं, ये तो हम आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये हमारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हम फेस कर रहे हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड सी लेवल राइज, ये भी हो रहा है। डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस, तो लैंड का भी डिग्रेडेशन हो रहा है और साथ में लैंड्स डेजर्ट में भी कन्वर्ट होते जा रहे हैं और वाटर रिसोर्सेज भी हैं हमारे वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। इन सब कॉन्सिक्वेंसेस को हमको ध्यान में रखते हुए हमको स्टेप्स उठाने हैं कि कैसे हम इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को मिनिमाइज़ कर सके और
हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी तरफ जा सकें, जो कि हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी अच्छे से सर्वाइव करने में मदद करेंगी। नेक्स्ट हम अभी पॉल्यूशन देखते हैं। पॉल्यूशन क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं और कैसे उसको आगे हम टैकल करेंगे, वो सब आगे स्टडी करते हैं। तो पॉल्यूशन क्या है? Pollution is defined as addition of undesirable material into the environment as a result of human activity। तो pollution अनडिज़ायरेबल और हैज़ार्डस मटेरियल जो इन्वायरमेंट में ऐड होते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ, जनरली एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी होते हैं। ऐसे तो पोल्यूशन आपको अर्थक्वेक से भी हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शन से भी हो सकता है, लेकिन हम उस पोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। पोल्यूशन जो एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के टर्म्स में हम देखते हैं कि जिसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये पोल्यूशन जो है, जो अनडिज़ायरेबल मटेरियल जो हम इन्वायरमेंट में दे रहे हैं और हार्मफुल है वो, उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। और पोल्यूशन के साथ आता है एक टर्म पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स क्या होता है? तो जो भी चीज़ पॉल्यूट कर रहा है उसको पॉल्यूटेंट कहते हैं। ये बेसिक रूल ऑफ थंब है। फिर भी डिफिनेशन देखते हैं। एनी फिजिकल, केमिकल एंड और बायोलॉजिकल सब्सटेंस रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट विच इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्मफुल टू ह्यूमंस और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो कुछ भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल सब्सटेंस जो हम एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं और जो कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हार्मफुल है, या तो ह्यूमंस के लिए या कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बीज, प्लांट्स, एनिमल्स, एनीवन, तो उसको पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। और आगे हम देखेंगे कि पॉल्यूटेंट्स कितने तरह के होते हैं। उससे पहले देखिए, पॉल्यूटेंट्स तो हैं, पॉल्यूशन भी है, तो उससे बचने के लिए या उसको मिनिमाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स या कुछ लेजिस्लेशंस या कुछ एक्ट पास किए हैं, और उसके तहत उसको अवॉइड करने से हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक नज़र डाल देते हैं। तो जैसे द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 है, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 है, द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, द हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशंस है, ई वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स 2011 है, प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स है। तो ये सब लेजिस्लेशंस हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम एज़ पर द नीड इनेक्ट किया है, और उसको फिर हम आगे डिटेल में देखेंगे। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो पॉल्यूटेंट्स कितने तरह से हो सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द फॉर्म इन विच दे परसिस्ट आफ्टर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। तो उस बेसिस पे जब रिलीज़ होता है कोई पॉल्यूटेंट और वो किस फॉर्म में रहता है, उसके बेसिस पे हम पॉल्यूटेंट्स को दो पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होता है? These are persistent in the form in which they are added to the environment। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो जिस फॉर्म में वो एनवायरनमेंट में ऐड होते हैं उसी फॉर्म में वो रहते हैं, उसी फॉर्म में परसिस्ट करते हैं, वो फॉर्म अपना चेंज नहीं करते हैं। जैसे इंसेक्टिसाइड है, जैसे DDT, प्लास्टिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये जिस फॉर्म में एनवायरनमेंट में ऐड होते हैं उसी फॉर्म में एनवायरनमेंट में परसिस्ट करते रहते हैं और उसी फॉर्म में रहते हैं, और उसी फॉर्म में ये एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं। तो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हो गए। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय इंटरेक्टिंग अमॉन्ग प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। और ये इंटरेक्शन जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के बीच में अगर इंटरेक्शन होता है और उससे कुछ नया पॉल्यूटेंट का फॉर्म एक बनता है, उसको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। जैसे परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट फॉर्म होता है इंटरेक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन से, और उसी तरह से ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी फॉर्म होता है। तो नॉक्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जब इंटरेक्ट करते हैं तो परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और ओजोन फॉर्म होता है, ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होता है, ये एक पॉल्यूटेंट होता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू देयर एग्जिस्टेंस इन नेचर, ये नेचर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं उस पर भी ये क्लासीफाई होते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स और क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। तो क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स होते हैं, दीज अकर इन नेचर एंड बिकम पॉल्यूटेंट व्हेन देयर कंसंट्रेशन रीचेस बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड वैल्यू।
तो ये क्वांटिटी जब इनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू एक होता है, उससे अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तब वो पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे हमारा CO2 हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये एटमॉस्फेयर में ऐसे ही रहते हैं, लेकिन अगर इनका एक कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा अगर हो जाए, बहुत एक लेवल से ज़्यादा होने के कारण ये फिर पॉल्यूटेंट का काम करने लगते हैं। और दूसरा होता है क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। ये नेचर में जनरली अकर नहीं करते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट में जब इंट्रोड्यूस होते हैं बाई सम ह्यूमन एक्टिविटी तब ये पॉल्यूटेंट हो जाते हैं। तो दिस डू नॉट अकर इन नेचर एंड आर मैन मेड, जैसे DDT हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, तो ये जनरली ऐसे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब ये इन्वायरमेंट में आते हैं बाई सम ह्यूमन एक्टिविटी तब ये क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स हो जाते हैं। एक अलग क्लासिफिकेशन का तरीका है इनका अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिलीज। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिलीज के हिसाब से हमको क्रॉनिक पॉल्यूटेंट्स और एक्यूटेड पॉल्यूटेंट्स में हम इनको बांट सकते हैं। क्रॉनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं अ परसिस्टेंट रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट एट लो कंसंट्रेशन resulting in adverse effects in animals or human body, symptoms that develop slowly. Such symptoms usually do not subside when the exposure stops. तो क्रोनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही लो कंसंट्रेशन में बहुत ही लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक धीरे धीरे वो रिलीज़ होते रहते हैं एनवायरनमेंट में, और जब धीरे धीरे वो रिलीज़ होते हैं और एडवर्स इम्पैक्ट्स एनिमल्स पे या ह्यूमन बॉडी पे वो करते रहते हैं, और बाद में जब उनका इफेक्ट दिखने लगता है तो इनफैक्ट बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग में आपको लग रहा होगा कि स्मोकिंग तो कोई और कर रहा है, मैं तो जस्ट कभी उसका धुआं थोड़ा सा मेरे अंदर चला गया, लेकिन नहीं, अगर बहुत ही लॉन्ग एक्सपोजर आपको होगा तो जो इफ़ेक्ट उस स्मोकर को होगा आपको भी वो हो सकता है। दूसरा इसका एक एग्जांपल है जैसे इंडोर पॉल्यूशन। जैसे बहुत सारे हमारे सेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, अपने रूम फ्रेशनर्स यूज़ करते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें, और बहुत ही लो कंसंट्रेशन में हमारे बॉडी में जाते रहते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक अगर वो हमारे बॉडी में जाते रहेंगे तो हमारे बॉडी को वो एडवर्स इम्पैक्ट करेंगे। और जनरली जो सिम्टम्स हैं ये जब उनका एक्सपोज़र हटा भी दिया जाएगा तो वो नहीं हटते हैं, क्योंकि ये इतने दिनों से हमारे बॉडी के अंदर जा रहे होते हैं कि वो बहुत हार्म वो धीरे धीरे करना चालू कर चुके होते हैं, और वो उनको हटाने से एकदम पुराने जैसे मतलब हमारे जो सिम्टम्स हट जाएंगे वो नहीं होगा। दूसरा है एक्यूट पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूशन ऑफ सिग्निफिकेंस विच अकर सडनली एंड शुड टेक इनटू अकाउंट वर्स्ट केस डिस्चार्ज सीनरी फ्रॉम द फैसिलिटी। तो एक्यूट पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो अचानक से बहुत ही बड़ा एक कोई पॉल्यूटेंट का डिस्चार्ज हो जाता है इन्वायरमेंट में, और उसके कारण फिर इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है। जैसे ऑयल स्पिल्स हो गए, जब इन्वायरमेंट में ऑयल बहुत ज़्यादा मात्रा में एक जगह पे कहीं स्पिल हो जाता है तो मेजरली वाटर बॉडीज़ में क्या होता है कि ऑयल जब हल्का होता है तो वो ऊपर का सरफेस वो पूरा कवर कर लेता है, जिससे कि नीचे के एनिमल्स को एक तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और ऊपर के जो बर्ड्स होते हैं वो अगर उसके कांटेक्ट में आते हैं तो उनके पूरे विंग्स और ये सब पूरा ऑयली स्टिकी ऑयली हो जाता है, जिसके कारण भी वो बहुत सफ़र करते हैं, इनफैक्ट फेटल भी होता है उनके लिए अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ डिस्पोजल। तो इसके हिसाब से भी हम बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स में हम बांट सकते हैं। तो क्या होता है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स? पॉल्यूटेंट्स विच आर डिग्रेडेड बाय माइक्रोबियल एक्शन। तो पॉल्यूटेंट्स जो हैं जो डिग्रेड हो जाते हैं माइक्रोबियल एक्शन से, जैसे माइक्रोबियल एक्शन हो गया बैक्टीरिया, फंगाई, जो एनवायरनमेंट में कोई पॉल्यूटेंट रिलीज़ हुआ है उसको अगर बैक्टीरिया और फंगाई जो है लेस हार्मफुल चीज़ों में उसको तोड़ देता है तो उसको हम बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। और इट डज़ नॉट गेट बिल्ट अप इन इंडिविजुअल्स और पास्ड अलोंग द फूड चेन। तो चूँकि ये चूँकि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ये ब्रोकन अप हो जाते हैं छोटे छोटे लेस हार्मफुल या नॉट हार्मफुल केमिकल्स में, तो ये बॉडी में या इंडिविजुअल में किसी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में या फूड चेन में ये एक्यूमुलेट हो नहीं पाते हैं और ये पास अलोंग हो जाते हैं और ये इनका एक्यूमुलेशन नहीं होता है कहीं पर भी।
जैसे सीवेज हो गया, फूड वेस्ट हो गया, इन सबको बैक्टीरिया, फंजाई, इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स इनको डिग्रेड कर देते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, और इसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो कि एनवायरनमेंट में हमेशा ही रहते हैं। तो पॉल्यूटेंट्स विच आर नॉट डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोबियल एक्शन, तो ये माइक्रोबियल एक्शन से डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, और जिस फॉर्म में वो रहते हैं उसी फॉर्म में ये पॉल्यूटेंट रहते हैं और बायोडिग्रेड नहीं होते हैं। इसके कारण से बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि दे में रिजल्ट इन बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। तो बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन से क्या होता है, ये एक तो ये एनिमल बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाएंगे, और फूड चेन में अगर ये मूव होते जाएंगे तो ये बायो मैग्नीफाई भी होते जाएंगे, कि छोटे एनिमल में जो कंसंट्रेशन है, बड़ा एनिमल ने उसको खाया तो उस कंसंट्रेशन को, और वो एनिमल अगर ज़्यादा अमाउंट में उस टाइप के एनिमल्स को खाएगा तो इस जो बड़ा एनिमल है उसमें फिर इनका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो इस टाइप के जो बायोमैग्निफिकेशन के कारण क्या होता है कि ये फूड चेन में बायोमैग्नीफाई होते होते फिर ये मेजर डिजीज़ेस को जन्म देने लगते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स कुछ हैं, जैसे डीडीटी, हैवी मेटल्स, डायोक्सिन्स, तो ये सब। जैसे डीडीटी हमने जस्ट बायोमैग्निफिकेशन पढ़ा था, तो डीडीटी का हमने देखा था कि डीडीटी जब स्प्रे किया जाता है एज एन इंसेक्टिसाइड्स तो फिर वो इंसेक्ट्स मर जाते हैं, लेकिन वो जब फिश उनको फीड करती है और फिर मान लीजिए बर्ड्स उनको फीड करते हैं, तो बर्ड्स में वो बायोमैग्नीफाई इतने हो जाते हैं कि वो फिर बाद में जब इनके शेल्स होते हैं, अंडों के जो छिलके होते हैं, वो उनको बहुत पतला करने लगते हैं, और जिसके कारण इनके जो प्री मैच्योर हैचिंग होने लगता है, जिसके कारण इसके अंडे सर्वाइव नहीं करते हैं कि वो फिर ऑफस्प्रिंग्स उससे निकल पाए, तो उनसे फिर बर्ड्स का पॉपुलेशन घटते जाता है। हैवी मेटल्स हमने देखा है, मरकरी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। इन्वायरमेंट में रिलीज होने के बाद फिर जो छोटी फिशेस का फूड है उसमें वो मरकरी रहता है, फिर छोटी फिशेस को बड़ी फिशेस खाती हैं, उसमें वो कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है, और फिर एनिमल्स फिर उसको खाते हैं, फिर या फिशेस को हम ह्यूमंस खाते हैं, तो उससे फिर हमारे अंदर डिजीज़ होने लगती हैं, जो कि बहुत फेमस मिनामाता डिजीज़ है। तो ये सब जो है बायोमैग्निफिकेशन के कारण, बायो एक्यूमुलेशन के कारण ही ये हमारे को भी ये एडवर्सली इम्फेक्ट करने लगता है। पॉल्यूशन को भी हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स ऑफ डिस्पोजल। तो इसमें होता है पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन और एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। तो पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन दैट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू ए सिंगल ओरिजिन और सोर्स। तो पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन वो होता है जो कि हम उसको ट्रेस कर सकते हैं कि ये पॉल्यूशन कहाँ से हो रहा है, ये पॉल्यूटेंट्स कहाँ से आ रहे हैं। जैसे कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है या कोई फैक्ट्री है जहाँ से कोई पॉल्यूटेंट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किसी वाटर बॉडी में या किसी एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रहा है, तो उसको हम पता लगा सकते हैं कि इस पॉइंट से ये पॉल्यूशन फैल रहा है। इट्स रेगुलेशन इज़ ईजी। तो ऑब्वियसली अगर हमको पता है कि वो पॉइंट सोर्स क्या है जहाँ से पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसको फिर हम रेगुलेट करना भी ज़्यादा आसान है हमारे लिए। और उसी का अपोजिट होता है नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। द पॉल्यूशन विच कैनॉट बी ट्रेस्ड बैक टू अ सिंगल ओरिजिन और सोर्स। इसका मतलब क्या है कि वो पॉल्यूशन के मल्टीपल सोर्सेस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उस पॉल्यूशन को फैलने में। पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो बहुत सारे सोर्सेस से एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, जिसके कारण हमको पता नहीं चल पा रहा है, या इफेक्टिवली अगर एक कॉज को हम रोक भी देते हैं तो दूसरा कॉज, तीसरा कॉज, बहुत सारे कॉजेज़ होने के कारण वो एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट्स जुड़ते ही जा रहे हैं और पॉल्यूशन फैलता ही जा रहा है। अब जैसे उसके एग्जांपल्स क्या हैं? एग्रीकल्चरल रन ऑफ, व्हीकल एग्जॉस्ट। अब देखिए व्हीकल एग्जॉस्ट, व्हीकल्स रोक नहीं सकते हैं। कोई अगर व्हीकल है, मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग व्हीकल है, आज किसी एरिया में है, कल किसी और एरिया में होगा, तो हाँ ठीक है, हम अगर उसका रेगुलेशन का कोशिश करें कि जैसे इस कैटेगरी के सारे व्हीकल्स जो हैं, जैसे हम करते भी हैं कि BS3, BS4 ये सब को फिर हम अपग्रेड कर रहे हैं, या डीजल इंजन्स वाले जो व्हीकल्स हैं उनको हम रेगुलेट कर रहे हैं, तो इन टाइप की चीज़ों को किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसका रेगुलेशन बहुत चैलेंजिंग है। उसी तरह एग्रीकल्चरल रन ऑफ में, उसमें क्या होता है, हम यूरिया डाल रहे हैं, कोई अलग टाइप के केमिकल्स डाल रहे हैं, और वो हर जगह पे हर किसान को आप क्या डाल रहे हो क्या नहीं डाल रहे हो उससे आप रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, और वो फिर अल्टीमेटली वो जो केमिकल्स है वो रन ऑफ होकर वाटर में आएगा और फिर वाटर को पोल्यूट करेगा।
तो इसलिए हम देखते हैं कि ये नॉन पॉइंट सोर्सेज जो हैं ये रेगुलेट करना बहुत ही मुश्किल है। अब देखिए इस पिक्चर में हम देखते हैं, जैसे पॉइंट सोर्सेज में हम देख रहे हैं कि फैक्ट्रीज़ हैं, वेसल्स हैं, तो ये सब पॉइंट सोर्सेज हैं। और नॉन पॉइंट सोर्सेज में हम देख रहे हैं जैसे रोड्स हैं जहाँ पे व्हीकल्स होते हैं, डेवलपमेंट लैंड्स हैं, फार्म्स हैं, सिटीज़ हैं। तो इनसे बहुत तरह तरह के पोल्यूटेंट्स आएंगे इन्वायरमेंट में और वो पोल्यूट करेंगे। तो ये नॉन पॉइंट सोर्सेज हैं। तो हमने अभी पोल्यूशन और पोल्यूटेंट्स के बारे में देख लिया, उसको क्लासिफाई किया, और आगे हम मेजर जो पोल्यूशन होते हैं जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उसके बारे में हम डिटेल में आगे अगले लेक्चर में देखेंगे। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब यूपीएससी प्रेप वर्ल्ड।